टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान। तो आइए जानते हैं। 10 मई 1857 की दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही एक घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के सभी लोग सिपाहियों के साथ में जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामानों को तहस नहस कर दिया। जलाना, फूकना इत्यादि शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन तक कट कर दी गई थी। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक बड़ा जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमज़ान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज़ पढ़कर और सहरी यानी कि रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का जो भोजन होता है उसे सहरी कहते हैं। जैसे रोज़ा सुबह से रखा जाता है ना, सूर्योदय के पहले तक आप कुछ भी खा सकते हैं, इसलिए वो लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और खा लेते हैं, जैसा कि हम तीज में करते हैं। और उसके बाद शाम को सूरज ढलने के बाद वो भोजन कर लेते हैं। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज़ पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग इस बीच मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा तो था ही नहीं। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसी खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया, हालात तेज़ी से बदलने लगे। अगर मान लीजिए इंडिया में कोई हमला होता है, तो जब तक उसे किसी की मंजूरी नहीं मिलती तब तक तो कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी ना। तब तक पूरा देश जो उपद्रवी हैं या फिर जो लोग सही भी हैं, वो भी अगर सोचेंगे कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए तो वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसके साथ नहीं है, तो वैसे ही बहुत से लोग पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही खुलकर उनका साथ देने लगे तो कितने लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही उस टाइम पे हुआ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पूरी कहानी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। विद्रोही का ढर्रा, तो ये जानते हैं। यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मिलते गए। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह पे समय के तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह शुरू कर दिया गया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर जगह विद्रोह एक ही तरीके से स्टार्ट हो। कहीं लोग चिल्ला के शुरू करेंगे, कहीं लोग ढोल नगाड़े बजा के शुरू करेंगे, जैसे थाली बजाने की प्रक्रिया हुई थी। तो कुछ लोग अपने छत पे शांति से जाकर घंटे बजाए थे, कुछ लोग अपने छत पे जाके थाली बजा के चले आए, कुछ लोग 10-20 पड़ोसियों को बुला के फिर अपने छत पे सामूहिक रूप से थालियां बजाए, तो कुछ लोग पूरी कॉलोनी में नाच नाच के थालियां बजाए। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आई मीन इट्स क्वाइट फ़नी, बट ये सच्चाई है। और इसी की वजह से कोरोना थोड़ा सा और भी बढ़ गया था, क्योंकि हमने उसे उत्सव ही समझ लिया और हम सारे लोग मिलके ग्रुप बना के सब कुछ मचाने लगे, जैसा कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी जब विद्रोह शुरू हुआ तो लोगों ने एक अलग अलग तरीके अपनाए थे। आगे चलते हैं। मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहों की कार्यवाही का कोई जवाब ही नहीं था। अंग्रेज अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर चुका है इस टाइम।
संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हुए, जैसे कि मैंने बताया कि टेलीग्राफ के तार भी काट दिए गए थे, तो संचार के माध्यम भी कहीं न कहीं से रुक गए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि विभिन्न छावनियों में सिपाहियों के बीच भी अच्छा संचार बना हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं यदि इन्होंने सबका संचार काटा तो अपने संचार को बढ़ावा भी दिया। अगर ग्रुपिंग में आप कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग के बीच पहले डिस्कशन हुई होगी, तभी तो आप कार्य कर रहे हैं ना। अगर आपको कोई काम ग्रुप में करना है, एज अ ग्रुप बन के करना है, तो सबसे पहले आप विचारों को आदान प्रदान करेंगे, समझेंगे एक दूसरे के विचारों का कि हाँ यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, ठीक है तो तुम यहाँ जाना, हम वहाँ जाएंगे। वैसे ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मान लीजिए हम पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने कह दिया कि ठीक है आप आज इतना पढ़ लीजिएगा, हम आज इतना पढ़ लेंगे, फिर शाम को हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो क्या होगा, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इससे हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो ग्रुपिंग में सब कुछ डिसाइड करेंगे ना, तो इन्होंने भी आपस में संचार तो बनाया ही होगा, विदाउट संचार तो ये पॉसिबल होता ही नहीं। अब आते हैं सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर में देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रास्टवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था, आलसी पालथी मारकर बैठा। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उनसे पूछा क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है। सिस्टन ने कहा अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों ने एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? नेता और अनुयायी। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली ग्रुप ज़रूरी था, कोई एक इंसान तो अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकता था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेज़ों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें से एक यह था कि वे फ़ौरन दिल्ली गए। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन से दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुग़ल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं था। तो जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें सबसे आपको परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला तो अच्छा नहीं है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आप अनुमति लेंगे, आप उस काम को बिल्कुल नियमित तरीके से करने की कोशिश करेंगे, परंतु उसी चीज़ में टाइम तो लगेगा ही। जैसे अगर आप कभी इंडिया के किसी भी सरकारी दफ्तर में कार्य कराने जाते हैं तो आप वहाँ जाएंगे, तो अगर आप बिना घूस दिए काम करवा रहे हैं तो मान लीजिए कि लगना ही है 2 महीना, कुछ कहीं नहीं जाता है, 2 महीना लगना ही है। अगर आप उस चीज़ को अपने नियमों को ताक पे रख के, कह सकते हैं अपने उसूलों को पूरी तरीके से ताक पे रख के अगर आप पैसा दे देते हैं उन्हें, तो हाँ वो 1 हफ्ते में आपका कार्य कर देंगे, लेकिन आप फिर ये खुद से नहीं कह पाएंगे कि आप ईमानदार हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं घूसखोरी को बढ़ावा दिया है। 1857 के 2 विद्रोही कौन कौन से थे? शाह मल और मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो ये नाम आप याद रखिएगा, कल हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर कौन है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फॉर मोर वीडियोज़ आप जा सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट भी हैं, आपको मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की। थैंक यू सो मच।